हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में यूरोपीय उपनिवेशों का एकीकरण से संबंधित हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं इससे रिलेटेड, और ख़ास करके देखें तो यूरोपीय उपनिवेशों में दो ऐसा यूरोपीय कंट्री के जो हमारा देश था और यहाँ पर जो उपनिवेश स्थापित किए हुए थे, ऐसे तो 5 आए हुए थे, लेकिन इनमें से 2 ऐसे थे जैसे पुर्तगाल थे और एक जैसे पुर्तगाली कहते हैं उनको, और फिर फ्रांसीसी। ये 2 ऐसे हमारे देखे तो यूरोपीय अगर कंटिनेंट्स में से देखें तो वहाँ के जो ये हमारे देश में आकर उपनिवेश स्थापित किए हुए थे, तो ये लोग आज़ादी के बाद भी अपने उपनिवेशों पर शासन व्यवस्था बनाए हुए थे और उसको अपने अनुसार उसको चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब जिस तरह से देशों का एकीकरण हो रहा था, देशी रियासतों का एकीकरण हो रहा था, तो फिर इनका भी तो सवाल आता है। और इस तरह से देखें तो इन 2 देशों के यूरोपीय उपनिवेशों का एकीकरण भी किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर कुछ खास करके देखें तो यहाँ पर फ्रांसीसी और पुर्तगाली की चर्चा करना है। अगर आप इस मैप को देखते हैं तो इसमें जैसे फ्रांसीसियों के उपनिवेश कहें तो लगभग 5 थे इनके उपनिवेश। जैसे हम देखें तो यहाँ पर एक है चंद्रनगर है, यानी कि बंगाल में चंद्रनगर था। यहाँ पर फ्रांसीसी का कब्जा था और यहाँ पर उनका उपनिवेश था जो आज़ादी के बाद भी अपने शासन व्यवस्था यहाँ पर चला रहे थे। उसके बाद हम यहाँ जब आ जाते हैं तो यनम है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट, यानी कि आंध्र प्रदेश के तट पर यहाँ पर यनम है और यहाँ पर भी ये फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। उसके बाद हम जब और नीचे आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे पांडिचेरी, जो आज हम पुदुचेरी कहते हैं, यहाँ पर ये भी क्या, इनकी यहाँ का क्षेत्र भी उनके उपनिवेश में आता था और यहाँ पर भी शासन व्यवस्था इनकी चल रही थी। जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप यहाँ तो एक तो देख चुके हैं चंद्रनगर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आते हैं यानी कि कारेकाल है, और यह कारेकाल भी क्या फ्रांसीसियों के उपनिवेश था और इस पर भी उनकी शासन व्यवस्था हो रही थी। यानी कि 4 क्षेत्र हमारा यहाँ पर है जो फ्रांसीसी के उपनिवेश थे और यह आज़ादी के बाद भी यह इस पर अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे। एक और हो जाता है यह इधर माहे, जो केरल के तट पर आ जाता है माहे, और यहाँ पर क्या था, फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। यानी कि यह 5 प्रकार का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ, और यह सब पर फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित था और आज़ादी के बाद भी यहाँ पर उनकी शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन जब हमारी देश आज़ाद होती है तो इनको कहा गया कि आप जो आपकी उपनिवेश है हमारे भारत को सौंप दीजिए, लेकिन ये आनाकानी कर रहे थे। लेकिन आनाकानी करने से काम नहीं चलता इनका, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि हमारे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, तो फिर इनका आनाकानी कहाँ जाएगा। इस तरह से देखें तो यह गुस्सा में क्या करता है, चंद्रनगर को, यानी कि कुछ वार्तालाप इससे हो रही थी और कुछ कंडीशन ऐसे लादा जा रहा था इसके ऊपर, जिससे यह गुस्से में क्या किया, सबसे पहले चंद्रनगर को, यानी कि फ्रांसीसी क्या करता है, चंद्रनगर को पहले सौंप देता है, किसको, यानी कि इंडिया को। 1950 में इसको सौंप देता है। लेकिन बाकी जो है यह कब सौंपता है, यानी कि बाकी 4 इसके जो उपनिवेश थे यह 1954 ईस्वी में, और चंद्रनगर को सबसे पहली बार जो सौंपता है 1950 ईस्वी में हमारे इंडिया को सौंप देता है, जो इंडिया का पार्ट हो जाता है। और इस तरह से देखें तो ये हमारा 1954 ईस्वी में, यानी कि फ्रांसीसी कंपनियों ने क्या किया था, इसको सौंप दिया हमारे भारत को, और फिर यहाँ से ये लोग पलायन हो जाते हैं। अब सवाल उठता है पुर्तगाली का। पुर्तगालियों को देखें तो पुर्तगाली इधर बसे हुए थे, यानी कि इनके उपनिवेश इधर थे अरब सागर के तट पर, और फ्रांसीसियों को देखें तो क्या थे, यानी कि बंगाल के खाड़ी की तरफ इनका उपनिवेश स्थापित था। यहाँ देखें तो यह है दमन दीव, यहाँ पर हो गया, फिर से यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर दमन हो गया, दादरा नगर हवेली इधर हो जाता है, फिर गोवा हो गया यहाँ पर, और ये सारे क्षेत्र पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कि पुर्तगालियों का उपनिवेश यहाँ पर स्थापित था। एक बात आपको बता दें कि पुर्तगाली सबसे पहले हमारे देश में आते हैं। अगर देखें इनका प्रवेश करने की एक तिथि तो वह है कब, 1498 ईस्वी में, यानी कि वास्को डी गामा सबसे पहले हमारे देश पर, यानी कि केरल के तट पर आता है। और उसके बाद यहाँ से जब जाने की बात होती है तो सबसे लास्ट में जाता है। प्रत्येक उपनिवेश जो थे यहाँ पर स्थापित किए हुए, प्रत्येक यानी कि यूरोपीय कंपनी जो यहाँ पर थी, सबके जाने के बाद सबसे लास्ट में आया सबसे पहले, लेकिन गया क्या, सबसे लास्ट में, यानी कि 1961 में यहाँ से बोरिया बिस्तर ये लोग बांधकर चले जाते हैं। इस तरह से देखें तो यहाँ पर पुर्तगालियों की कहानी यही है। इस तरह से हमारा जो ये आज का टॉपिक है यूरोपीय उपनिवेशों का एकीकरण, इसी से संबंधित है। ढेर सारे फैक्ट हैं और डेट भी हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले देखें तो इसमें आएगा, जैसे
फ्रांसीसी, सबसे पहले फ्रांसीसी की चर्चा करते हैं। तो पहला है कि इसके उपनिवेशों में शामिल थे, क्या थे? पांडिचेरी, कराईकल, यानम, माहे और चंद्रनगर। चंद्रनगर कहाँ है? आपको अभी मैंने बताया, यह चंद्रनगर है बंगाल में। और फिर माहे देखें तो कहाँ है? यह माहे हो जाएगा केरल के तट पर। यानम कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के तट पर हो जाएगा। और पांडिचेरी और कराईकल, पांडिचेरी और कराईकल ये कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु के तट पर हो जाएगा, जिसमें पांडिचेरी थोड़ा सा ऊपर है और कराईकल थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। और ये सब जो है कहाँ पर होंगे? यानी कि एक के माहे को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सब कहाँ होंगे? यानी कि बंगाल के खाड़ी के तरफ इनका उपनिवेश स्थापित था। उसके बाद देखें तो फ्रांस ने सबसे पहले चंद्रनगर कहाँ? यानी कि बंगाल में था, को 1950 ईस्वी में भारत सरकार को क्या कर दिया? वापस कर दिया, उनको सौंप दिया। और इस तरह से इसके बाद धीरे धीरे आगे प्रोसेस में आता है। बस 1954 ईस्वी में भारत एवं फ्रांस, किसमें? भारत और फ्रांस के मध्य एक समझौता होता है। और समझौते के तहत अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से, समझौते के माध्यम से फ्रांस ने बाकी 4 उपनिवेश जो था इनका, जैसे यानी कि चंद्रनगर को छोड़कर, तो ये हमारा हो जाएगा बाकी 4, यानी कि पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी हो जाएगा, फिर कराईकल हो जाएगा, फिर माहे हो जाएगा, यानम हो जाएगा। इन सारे 4 बाकी सब उपनिवेशों को क्या किया था? सभी भारतीय उपनिवेशों को यानी कि ये क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। किसको? भारत सरकार को इसने क्या कर दिया? वापस कर दिया। यानी कि कब वापस किया? 1954 में अपनी टोटल उपनिवेश यानी कि सभी उपनिवेशों को इसने भारत को सौंप कर यहां से वापस चला गया, बोरिया बिस्तर अपना बांध लिया। लेकिन काम इतना ही नहीं चलता है। फिर जब हम आगे आते हैं तो पुर्तगाली भी हैं। पुर्तगालियों की अगर चर्चा करें तो इसके उपनिवेशों में शामिल थे। तो कौन था? सबसे पहले देखें तो इसका मेन अड्डा कहाँ? गोवा था, गोवा हो गया। फिर उसके बाद दमन एवं दीव था। फिर उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली, ये भी इनके क्या थे? उपनिवेश थे। यानी कि इन सारे उपनिवेश पर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाल उपरोक्त क्षेत्रों को भारत को देने से इनकार कर रहे थे। ये लोग आनाकानी कर रहा था कि हम भारत को नहीं देंगे, हम अपनी कल्चर यहाँ पर स्थापित किए हैं, हम अपनी प्रशासन चलाएंगे हम लोग, ठीक है, उसी के अंडर में, लेकिन अपनी प्रशासन यहाँ पर चलाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं यहाँ पर। फिर क्या होता है? आगे चलकर देखें तो जब पुर्तगाल यानी कि अपने उपनिवेशों को भारत को सौंपने से आनाकानी कर रहे थे, तो एक बहुत ही जाने माने एक नेता हैं जिन्होंने इस पर क्रांति किया, आंदोलन किया, और लास्ट में जाकर गोवा को पुर्तगालियों ने सौंप दिया। गोवा को यानी कि क्या करते हैं? पुर्तगाली भारत को सौंप देते हैं। जैसे आगे इसकी कहानी देखें तो 1954 ईस्वी में भारतीय सैनिकों ने दादरा एवं नगर हवेली पर अधिकार कर लिया। और दादरा नगर हवेली किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का उपनिवेश था। और इसी 1954 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अपने सभी उपनिवेशों को भारत को सौंप कर चला गया था। और इससे मोटिवेटेड होकर यानी कि भारतीय सैनिकों ने क्या किया? यानी कि दादरा एवं नगर हवेली पर अधिकार कर लिया 1954 ईस्वी में। फिर है उसके बाद कि गोवा में, अब ये गोवा को देना नहीं चाहते थे। गोवा में एक कांग्रेसी नेता कौन है? त्रिस्ताओ ब्रगांजा कुन्हा, थोड़ा भयंकर नाम है। इन्होंने क्या किया था कि गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। गोवा को क्या किया था? पुर्तगाल से आज़ादी दिलाने के लिए, क्योंकि पुर्तगालियों का वह उपनिवेश था, उससे आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया? लंबा एक संघर्ष किया। और इस लंबे संघर्ष में देखें तो 1954 से लेकर आगे 61 तक इन्होंने संघर्ष किया था। लगभग देखें तो 6-7 वर्ष तक इन्होंने संघर्ष किया था गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने में। फिर आगे देखें को पुर्तगाली से आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था। फिर है कि 17 दिसंबर 1961 ईस्वी में, 17 दिसंबर 1961 ईस्वी में गोवा संग्राम की उग्रता को देखते हुए, गोवा में जिस तरह से एक तरह के संग्राम, एक तरह से आंदोलन हो रहे थे, हिंसात्मक आंदोलन हो रहा था, उस तरह की उग्रता को देखते हुए भारतीय सरकार ने सैनिक कार्रवाई किया। कहाँ? गोवा पर किया। और गोवा
दमन और दीव पर अधिकार कर लिया। एक गोवा को ही नहीं, उसके साथ दमन और दीव पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया भारतीय सैनिकों ने। और इस तरह से देखें तो इस प्रकार पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले 1510 ईस्वी में गोवा में अपना उपनिवेश स्थापित किए, लेकिन आगे चलकर सबसे अंत में देखें तो यह 1961 ईस्वी में भारत से क्या करते हैं, यह पलायन होते हैं, भारत से वापस जाते हैं। और इस तरह से देखें तो पुर्तगालियों के जितने भी उपनिवेश थे वह भारत के कब्जे में आ जाता है, भारत का उस पर अधिकार हो जाता है, और फिर पुर्तगालियों को यहाँ से अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर फिर वापस जाना पड़ता है। ये होता है हमारा यानी कि यूरोपीय उपनिवेशों का एकीकरण में, जिसमें फ्रांसीसी और पुर्तगाली की चर्चा हमने किया। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट है, जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम चर्चा करें, यह तथ्य जो है सिर्फ यह फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेश के लिए नहीं है, यानी कि इनके लिए नहीं है, मतलब है यानी कि टोटल देशी रियासत के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। यानी कि उन सब की कहानी को समराइज करते हुए यहाँ पर जो ये बात आ रही है यह कॉमन फैक्ट होगा, ठीक है, यानी कि सारे देशी रियासत से संबंधित भी होगा, और प्लस यानी कि हमारे जो औपनिवेशिक यानी यूरोपीय औपनिवेशिक जो यहाँ पर स्थापित किया गया था उनसे भी संबंधित होगा। जैसे हम अगर इसमें चर्चा करें तो सबसे पहले है कि इस प्रकार नवंबर 1949 तक भारत की लगभग सभी रियासतें भारत संघ में विलय कर चुकी थी, या भारत संघ में मिल चुकी थी। कब? 1949 तक। कुछ ऐसे बच गए थे जो देखा जाए तो अभी आनाकानी कर रहे थे, लेकिन सबका यहाँ पर देखें तो लगभग ये सब क्या होते हैं नवंबर 1949 तक भारत में विलय कर लिया था। नेक्स्ट है कि इसमें से कुछ के नाम भी बदल दिए गए थे, कुछ का नाम भी बदल दिया गया था, और प्लस सभी राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। जब देशी रियासत थी तो देशी रियासतों में देखा जाए तो अक्सर वहां पर राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित होती थी, लेकिन जब देशी रियासतों को भारत सरकार में या भारत संघ में जब उसको शामिल कर लिया जाता है तो वहां पर क्या किया जाता है, सभी राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। उसके बाद इन रियासतों की नरेशों, इनमें से कुछ रियासत ऐसे थे जिनके नरेशों में से अधिकांश को धन, आप जानते हैं धन का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रीवी पर्स से संबंधित है, देखकर शासन के अलग कर दिया गया, शासन से अलग कर दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ देशी रियासत के नरेश ऐसे थे जो वहाँ पर एक तरह के राजा महाराजा कहलाते थे। उनका कहना था कि हम अभी तक अपने राजवाड़ा से जो भी है यानी कि अपनी शासन व्यवस्था करते आ रहे हैं, हम अचानक ऐसे छोड़ दे तो फिर यहाँ पर भारत सरकार उनके लिए मुआवजा की व्यवस्था करता है, और वह मुआवजा प्रीवी पर्स के रूप में जाना जाता है। मतलब उनको कुछ समय के लिए यानी कि धन देकर, ठीक है, यानी कि उनकी रियासत को भारत में कब्जा कर लिया गया। मतलब अगर उनकी रियासत को अचानक भारत में कब्जा कर लिया जाता तो फिर उनकी जो एक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था पर आधारित वो चल रहे थे, अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे, तो फिर वहाँ पर क्या होता, उनके तरफ से विद्रोह हो जाता, यानी कि उनके अंदर असंतुष्टि या आप कह सकते हैं कि असंतोष भी फैलता। इस तरह से देखें तो भारत सरकार क्या करती है, उनको धन देती है, ठीक है, मुआवजा के रूप में क्या देती है, धन देती है, और इस तरह से वह सालाना धन होता था, और उनको देकर तय करके फिर उनको देखा जाए तो उनको यानी कि देशी रियासत को, उस देशी रियासत के क्या होना था, यानी कि भारत संघ में विलय हो जाता था। और इस तरह से देखें तो प्रीवी पर्स का भी चर्चा यहाँ पर आता है, और इस तरह से करके देश देकर शासन से अलग कर दिया जाता था। फिर उसके बाद है इनमें से कुछ को राज प्रमुख का पद देकर, इसमें से कुछ को राज प्रमुख का पद देकर, जैसे आप यहाँ पर देखे होंगे कि जैसे कश्मीर का रियासत जिस तरह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हरि सिंह ने यहाँ पर जो प्रोसेस आगे बढ़ाया था, आगे चलकर वहाँ के जो हेड थे, ठीक है, अगर देखें तो वहाँ पर यानी कि अब्दुल्ला नाम के जो व्यक्ति थे, यानी कि नेता जो थे वहाँ के, उनको क्या किया था, उनको राज प्रमुख बना दिया गया वहाँ पर। फिर से आप देखेंगे कि हैदराबाद में जो निजाम था, अगर निजाम वहाँ पर देखें तो उसकी कहानी भी उसी तरह है। वहाँ पर भी निजाम को क्या किया था, उसके रियासत को जब भारत सरकार क्या करती है, अपने में विलय कर लेती है, लेकिन फिर भी उसको नेगलेक्ट नहीं करती, उस वहाँ के राज प्रमुख बना देती है। तो यह राज प्रमुख की जो बात आती है, जो कई रियासतों में राज प्रमुख बने होते थे वहाँ के हेड, ठीक है, हालांकि देखा जाए तो उनके तरफ से कुछ होता जाता नहीं था, राज प्रमुख ऐसे नाम के लिए, नाम मात्र के लिए उनको बना दिया जाता था, एक रेस्पेक्ट के लिए, ठीक है, कि हम आपको यहाँ से हमेशा के लिए नेगलेक्ट नहीं कर दिए हैं। इस तरह से यहाँ पर राज प्रमुख, यहाँ पर वही बात आ रहा है कि इनमें से कुछ को राज प्रमुख का पद देकर उस राज्य के शासन का संवैधानिक प्रधान मात्र बना दिया गया था। और इस तरह से देखें तो आगे चलकर संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था एक
कर दी गई। कहने का मतलब है कि जो राज प्रमुख का व्यवस्था था या प्रीवी पर्स की जो व्यवस्था थी, जो इस तरह से उनको एक तरह से एक विशेषाधिकार दिया गया था, विशेष अधिकार दिया गया था। आगे चलकर यहाँ पर देखिए तो क्या होता है, संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था एक समान कर दी जाती है और भारत के नवीन संविधान को भारत की संपूर्ण सीमाओं में, भारत की जो नवीन संविधान बनती है वह भारत की संपूर्ण सीमाओं में समान रूप से लागू कर दिया गया, समान रूप से लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर न कोई राज प्रमुख रहेगा, न प्रीवी पर्स के द्वारा कोई देसी राजा महाराजा हैं देसी रियासत के, न उनकी अब यहाँ पर जो पद होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से देखें यहाँ पर तो क्या हो जाता है, अब सीमाओं में यानी कि भारत सरकार की देखें तो यहाँ पर क्या होता है, भारत की संपूर्ण सीमाओं में नवीन संविधान को लागू कर दिया गया और समान रूप से इसको लागू कर दिया गया। इस तरह से देखें तो हर जगह यानी कि जितने भी देशी रियासत वाले थे वह सब पर एक कानून की व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी जाती है। और उसके बाद नवीन संविधान लागू होने के अवसर पर भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, 4 प्रकार के राज्य थे, जैसे अ हो गया, फिर ब हो गया, स हो गया और द। जब भारत सरकार के संविधान को लागू किया गया यानी कि 1951-52 में आप कह सकते हैं, तो उस समय यहाँ पर यानी कि जितने भी भारत में, संपूर्ण भारत में जितने राज्य थे देशी रियासत को मिलाकर, तो उन सबको 4 कैटेगरी, राज्यों के 4 कैटेगरी यानी कि 4 वर्गों में उनको विभाजित कर दिया गया। मतलब अ, ब, स और द। जब हम लोग यानी कि राज्य का पुनर्गठन पढ़ेंगे तो उसमें अ का मतलब क्या था, यानी कि अ में कौन कौन राज्य शामिल था, ब में कौन कौन था, स में कौन कौन था, द में कौन कौन था। इस तरह से देखिए तो इसको ABCD भी कह सकते हैं। इस तरह के इन 4 कैटेगरी में राज्यों को बांट दिया गया था और इस तरह से बांटा गया था। तो फिर आगे चलकर यानी कि अ, ब, स का जो एक समस्या था, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में बांटना, वहाँ पर असमानता के रूप में यहाँ पर व्यक्त हो रहा था और इस तरह से असमानित रूप से यहाँ पर जो व्यवस्थित किया गया था, उसको आगे चलकर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये जो 4 कैटेगरी था अ, ब, स और द, राज्यों के अंतर को समाप्त कर दिया गया। कोई यहाँ पर ना स राम नाम का राज्य रहेगा, ना अ राम का नाम राज्य रहेगा, ना ब राम का नाम का राज्य रहेगा। यानी कि जो उनमें अंतर था, उनके जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, सबसे ज़्यादा देखे तो अ नाम का जो राज्य था वह उसमें ज़्यादा, उसमें विशेषाधिकार मिला था। और इस तरह के जो अंतर वहाँ पर था, इन सारे अंतर को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है कि अब अ, ब, स, द यानी कि 4 प्रकार के कैटेगरी का राज्य यहाँ पर नहीं होगा। फिर सबको एक समान राज्य बना दिया गया। और देखिए तो आगे चलकर क्या होता है, यानी कि अ, ब, स, द राज्यों को अंतर को समाप्त कर दिया गया तथा राज प्रमुख के पद को भी समाप्त कर दिया गया। और अब भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित इकाइयों में विभाजित किया गया। जो अ, ब, स और द राज्य में विभाजित था उनको समाप्त करके यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत अगर देखें आगे चलकर तो इसको समाप्त करके, राज प्रमुख के भी पद को समाप्त करके, प्रीवी पर्स की जो मामला था उसको भी समाप्त करके यहाँ पर क्या किया गया, टोटल भारत के राज्यों को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के इकाइयों में विभाजित किया गया। और इस तरह से फिर यहाँ पर राज्यों के पुनर्गठन की कहानी आगे शुरू होती है, जो हमारा अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का यूरोपीय उपनिवेशों का एकीकरण समाप्त होता है। इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप शेयर भी करिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।